तो गुड मॉर्निंग। हम लोग का टॉपिक क्या है बताओ? बेसिक ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, यानी माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। दूसरा, माइक्रो कंट्रोलर होता क्या, माइक्रो प्रोसेसर नहीं, माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, और माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम, ये दूसरा पार्ट होगा। दूसरा पॉइंट इसमें सीखेंगे माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है, ये भी हम लोग जानेंगे। ये बेसिकली इस यूनिट में हम लोगों को देखना है। और बाकी माइक्रो कंट्रोलर की जितनी फैमिली है उसको भी जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर में कितने लोग आते हैं, कौन कौन सा खोज हो चुका है, और हमें क्या पढ़ना है। ठीक, ये सारी चीजें एकदम पूरा इसी चैप्टर में है, इसलिए हेडिंग डाला हुआ है बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि एकदम बेसिक चीजें जो माइक्रो कंट्रोलर कब से स्टार्ट हुआ और उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने के मुख्य रूप से देखने को मिलती है, इसको पढ़ते हैं। चलते हैं तो टॉपिक पे एक एक करके। जो आपके पास पीडीएफ बोर्ड पे दिख रहा है इसके अनुसार से आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। बताइए, चलिए बताइए। कहता है माइक्रो कंट्रोलर इज ए वीएलएसआई। आई थिंक ये शब्द हम लोग पढ़ने के दौरान यूज कर चुके हैं, क्या कहते हो? मैंने बोला था इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आगे मिलेगा, और मैं आपको याद आ नहीं है तो मैं करा दूं याद। एसएसआई टेक्नोलॉजी मैंने बताया था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एमएसआई टेक्नोलॉजी बताया था, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई टेक्नोलॉजी बताया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी बताया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैंने, अगर आप लोगों को थोड़ा मोड़ा याद होगा तो 0 से लेकर 9 तक, 10 से लेकर 99 तक, ठीक है, 100 से लेकर के 9999 तक, ठीक है, और 10,000 से लेकर 99,999 तक, ठीक है, इतना कंपोनेंट उसके अंदर अटैच होते हैं। ये कंपोनेंट की संख्या है, किसकी संख्या है? कंपोनेंट की संख्या है। का मतलब, ठीक है, एक माइक्रो कंट्रोलर जो है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से बना है, मतलब उसके जो आईसीज होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा छोटा सा, उसके अंदर कम से कम अधिक से अधिक 99,999 कंपोनेंट को डाल दिया जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे, उससे ज्यादा डालेंगे तो यूएलएसआई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा चिप और उसके अंदर कहा 90,000 1 लाख के आसपास कंपोनेंट डाला जा रहा है, और उस कंपोनेंट को जोड़ के अलग अलग सर्किट बनाई, अलग अलग काम करेगा। चलिए पढ़ते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी है, दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग यूनिट एंड द लॉजिक यूनिट। एकदम एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर की तरह होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग यूनिट होता है जो कि हल करने का पूरा जिम्मेवारी अपने माथे पे लेता है। और दूसरा लॉजिक यूनिट का मतलब, ठीक है, जो कुछ ऐसी बातें जो खुद सेल्फ डिसीजन ले सकता है, सेल्फ डिसीजन को लॉजिक बोलते हैं। अब बोले कौन बड़ा है जी, ठीक है, तो यहाँ लॉजिक आ जाता है। लॉजिक किस बात में बड़ा बोल रहा है, कौन तेज दौड़ा, कौन क्या है, एग्जैक्टली जब भी बड़ा छोटा ग्रेटर स्मॉलर की बात आती है, लॉजिक की बात आने लगती है। तो यहाँ पर सेल्फ डिसीजन की बात आएगी, किस क्षेत्र में बात किया जा रहा है वैसा प्रोग्रामिंग करेंगे, लॉजिक यूनिट कहलाएगा। तो हम लोग के पास दो बातें हैं, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर का मुख्य काम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग यूनिट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग का काम करता है, और लॉजिक यूनिट होता है जो लॉजिक ऑपरेशंस का पूरा वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को काम करवाने वाला जो मेन सेक्शन होता है, जिसे हम लोग मुख्यतः नाम दिया जाता है क्या? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी के अंदर होता है, इसके अंदर मेमोरी भी होता है, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। आपको याद आ रहा होगा जस्ट कल वाले या प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर में, अगर आप देख रहे होंगे, नहीं, यूनिट 1 के लेक्चर इसी में, तो आपको होवर्ड और वॉन न्यूमन बढ़ाते समय मैंने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया था, प्रोग्राम मेमोरी एंड डाटा मेमोरी। अभी खाली तो नाम ही सुने हैं, डिटेल भी मिलेगा आगे, आप चिंता नहीं करें। आईओ पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, मतलब पिनों का जो नाम होता है ना, पिन नंबर 1 2 3 4, उसे आईओ पोर्ट्स कहा जाता है। यानी जब हम किसी पिन में इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ते हैं तो उनको आईओ पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक। ए फ्यू अदर कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड एंड सिंगल चिप। ये एक सिंगल चिप है जो सारे चीजों को अपने पास रखता है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट है। इस इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर ये सारे चीजें अटैच रहती हैं, ठीक है, इसी को माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। सर समझे नहीं बात को हम? अरे
हाँ जी सुनो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए ये अगले फोटो को मैं दिखाऊंगा तो सारी बातें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। आपको साफ साफ क्लियर नजर आ रहा होगा कि मेरे पास एक जो है फोटो है। इस फोटो में एक आईसी दिखाई दे रहा है नीचे में, और इस आईसी के अगल बगल ढेर सारे छोटे छोटे आईसीज नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है एरो मार्क आपको कि इस आईसी के अंदर, इस चिप के अंदर इन सभी आईसीज का वर्क इसके पास है। मतलब इसके अंदर जो सर्किट होगा, रोम का जो सर्किट होगा इसके अंदर मौजूद होगा, डैक का जो सर्किट होगा इसके अंदर मौजूद होगा, आईओ डिवाइसेस जितने भी होंगे उसके सर्किट इसके में मौजूद होंगे। ये सारे के सर्किट्स इसके अंदर एक ही सर्किट के अंदर यानी एक ही चिप के अंदर मौजूद होंगे। करेक्ट? तो यही कहलाता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा चिप है जिसके अंदर, ठीक है, प्रोसेसर भी होता है, एडीसी होता है, डैक होता है, आईओ डिवाइसेस होता है, रोम होता है, रैम होता है, क्लॉक सिग्नल्स होते हैं, सारे के सारे खुद ब खुद है। मतलब वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहेगा, किसी काम को करने के लिए दूसरे की जरूरत उसको नहीं है। सेल्फ डिसीजन, सेल्फ वर्किंग करने वाला ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, आप एडीसी और डैक को समझ पा रहे हैं? बताइए, फुल फॉर्म बता दीजिए थोड़ा सा हमें। हाँ ठीक समझे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कुछ इस तरह से नाम दिया जाएगा। क्लॉक, रैम, सीपीयू, रोम तो जानते होंगे रीड ओनली मेमोरी, रैम का भी नाम जानते होंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू का नाम जानते होंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आईओ का नाम तो जानते होंगे इनपुट एंड आउटपुट। बेसिकली सब आप सीख गए। तो ये एक ऐसा चिप है जिसमें सभी के सभी कंपोनेंट अटैच्ड रहते हैं, इसी को माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जैसे डिवाइसेस जब अंतर पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं, इसके अंदर सीपीयू रहेगा, बट बाकी डिवाइसेस इसके बाहर रहेंगे जिनको इनके पिनों के साथ जोड़ा जाएगा और साथ में काम कराया जाएगा। करेक्ट? तो दोनों में अंतर, पहला अंतर समझ गए होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और, ठीक है, मेमोरी डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या और भी कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस इसमें जोड़ा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर में तो अलग अलग जोड़ा जाता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर कहता है नहीं नहीं, ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस मेरे एक ही चिप के अंदर इनबिल्ड होंगे, तब मैं अकेले कोई एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए तैयार रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, समटाइम्स माइक्रो कंट्रोलर इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर ऑन ए चिप। इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। मतलब एक को चिपवा में सारा बात है तो अकेले चिप वन मैन आर्मी की तरह काम करेगा। इसी का नाम है कंप्यूटर ऑन ए चिप। मतलब कि कंप्यूटर का मतलब सिस्टम, कंप्यूटर का मतलब क्या? सिस्टम, और एक चिप में पूरा सिस्टम हो गया, पूरा कंप्यूटर बन गया। ठीक है, और इसका और एक नाम है सिंगल चिप कंप्यूटर भी हम लोग नाम दे देते हैं। Since the microcontroller and its supporting circuitry are often embedded in devices, it controls. A microcontroller is also called as embedded controller. क्योंकि इसके अंदर embedded का मतलब क्या होता है बताओ? embedded नया शब्द है ना, एक ही में, हाँ एक ही में सब एक साथ रहेगा। यस, मतलब अटैच्ड करना, एम्बेड करना। ठीक है, तो इसको हम लोग एम्बेडेड कंट्रोलर भी बोलते हैं। एम्बेडेड कंट्रोलर भी इसका नाम है। क्या बोल रहे हो? इकट्ठित करना, एक साथ जमा करना, सब लोगों को एक साथ जोड़ना। माइक्रो कंट्रोलर ओमनी प्रेजेंट, सब जगह उपस्थित है माइक्रो कंट्रोलर। यहां से रास्ता से निकलोगे, आपको हर काम में आपको माइक्रो कंट्रोलर नजर आने लगेगा। अभी आप जाते जाते आप थक गए तो बैटरी वाली गाड़ी में बैठ गए, उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर है। जाते जाते देखे कि गाड़ी रोक दी गई है, ठीक है, लाल बत्ती के कारण, वो जो लाल हरा बत्ती जल रहा है वो भी माइक्रो कंट्रोलर है। किसी चाय के दुकान में जाएंगे, या माने ठेला वाला चाय का बात नहीं करें, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे वहां भी माइक्रो कंट्रोलर देखने को मिलेगा मोस्टली। ठीक है, बहुत जगह आपको हर कदम पे बिना माइक्रो कंट्रोलर का वर्क नहीं होता है। माइक्रो कंट्रोलर सब जगह प्रेजेंट है। और क्या बाबू? लगभग घरों में भी ढेर सारे इक्विपमेंट, जैसे हम वॉशिंग मशीन खरीदे हैं वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। ठीक है, कितना देर चलना है, कितना देर में बंद हो जाना है, कितना स्पीड घुमाना है, कितना स्पिनिंग करना है, वो सारा माइक्रो कंट्रोलर का काम है। ओके, आइए, कहता है ओमनी प्रेजेंट इफ ए डिवाइस और एन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स मेजरिंग, मान लो इस मेजरिंग, स्टोरिंग, ठीक है, कैलकुलेटिंग, कंट्रोलिंग, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, देन डिवाइस कंटेन्स ए माइक्रो कंट्रोलर। मतलब इन सारे के सारे चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। कौन कौन? मेजरिंग, नापने वाला सब इसी में रहेगा, स्टोरिंग करने वाला इसी में रहेगा, कंट्रोलिंग करने वाला इसी में रहेगा, डिस्प्ले करने वाला इसी में रहेगा। ठीक है, और फिर ठीक है बाकी सारी चीजें इसके अंदर मौजूद रहेंगी। अब आते हैं,
चलिए ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन हुआ कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। सभी चीजों का एक ही मतलब डिवाइस, सभी लोगों को मिलाकर के एक डिवाइस बनाना माइक्रो कंट्रोलर। अब आते हैं, लेट अस सी सम ऑफ द एरिया वेयर द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड। इस माइक्रो कंट्रोलर को हम अपने क्षेत्रों में कहां कहां मतलब देखते हैं, उन क्षेत्रों का नाम हमारे पास है, उन क्षेत्रों को देख कर हम समझ सकते हैं। ठीक है, द बिगेस्ट यूजर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज प्रोबेबली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अंडरलाइन कीजिए, जो बातें मैं बोलूंगा उसको आप अपने कॉपी में अंडरलाइन कीजिएगा, तो काफी हद तक समझ में आने लगेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री? यस करेक्ट। यहां से देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में माइक्रो कंट्रोलर बहुत भूमिका निभाता है। कोई भी कार में बैठ जाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक डोर लॉक, ऑटोमेटिक विंडो लॉक, ऑटोमेटिक, ठीक है, आपका जो मिरर है वो खुल रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली ऑटोमेटिक। कितना दूर पीछे, आप मान लो कि हम ड्राइवर हैं और हम बैठ करके पीछे कर रहे हैं गाड़ी, पीछे गड्ढा है कि नहीं गड्ढा है, या फिर पीछे बड़ा सा मैंने ढेला है, कैसे पता चलेगा? तो सेंसर लगा दिया है, सारी चीजें एकदम पीछे जाएंगा गाड़ी ना, तो आवाज करने लगेगा, आपके अंदर में सिस्टम लगा होगा कि नहीं पीछे मत जाइए भाई, आप ज्यादा जाइएगा तो टकरा जाएगा। तो जैसे जैसे बीप बीप का साउंड होता है, टी 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 टी, पहले धीरे धीरे होता है, टी टी मतलब आपका जो ऑब्स्टेकल है, आपका गाड़ी से दूरी है अच्छा खासा, जैसे जैसे नजदीक आएंगे बजने लगा जल्दी जल्दी टी 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 टी, और एकदम सटा दिए तो फिर टी आवाज में बस खत्म। टी मतलब समझते ही हो, हाँ वही वाला बात। ठीक है, गाड़ी लग गई। ठीक है, एक प्रचार नहीं आया था, एक बच्चा बोलता था, हाँ एक बच्चा था और एक आदमी गाड़ी पीछे कर रहा था, तुम देखा होगा प्रचार, ठीक? हाँ सर। तो बोलता है देखना पीछे, हाँ, तो पीछे बोलता है, ठीक है, लगी क्या? नहीं, नहीं लगी, लगी क्या? नहीं लगी, ठीक है, और पीछे लगी क्या? नहीं लगी, ठीक है, जैसे कर रहा है नहीं लगी, करते करते मारा ढाई से पीछे टूट गई, हाँ अब लग गई। एग्जैक्टली ऐसे ही था ना, कुछ ऐसा ही प्रचार था, ठीक है। ठीक है, जो भी हमको याद नहीं है, लेकिन मजा आया था उसको देख करके। ठीक है, बच्चा से वही ना पूछ रहा लगी क्या? नहीं लगी, लग गई तो बता दिया लग गई। एग्जैक्टली। चलिए कंज्यूमर आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लगभग ऑटोमोबाइल आजकल इतना बढ़िया हो गया माइक्रो कंट्रोलर का यूज ना ऑटोमोबाइल में, इसके बिना ऑटोमोबाइल नहीं आ रही है। ठीक है, हर ऑटोमोबाइल अब माइक्रो कंट्रोलर को यूज करके ही मार्केट में उतार रही है। ठीक है, सारा सुविधा लेस, यानी एक माइक्रो कंट्रोलर सारा काम कर रहा है उसमें। हम अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ाए हैं एडवांस, ठीक, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एडवांस में कंप्लीट आपको माइक्रो कंट्रोलर मिला। ठीक है, तो मैं पूरा अच्छे से पढ़ाया हूँ। अभी तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोग को किसी को बेसिक होगा तो रवि सर पढ़ाए थे, लेकिन एडवांस वाला हम पढ़ाए हैं, तो पूरा कंप्लीट आपको अच्छा लगेगा, उसको सुनने में मजा आएगा। उसमें पूरे का पूरा मैंने माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर छोड़िए, इधर आइए टॉपिक पे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अनदर एरिया विच आर लोडेड विद द माइक्रो कंट्रोलर। दूसरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन बोला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स? क्या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब समझ में आता है? अरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बात कर रहे हो? कंज्यूमर कौन है? हम लोग यार, हम लोग कंज्यूमर हैं और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यूज करते हैं। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल, ऊपर कैमरा है, नीचे लैपटॉप है, घर में वॉशिंग मशीन है, ये सारी के सारे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है। ठीक, कैमरा के अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा है। ठीक, अभी मैं रिमोट से बोलूंगा नीचे करूं ऊंचा करूं, अगर उसको टच कर दोगे ऊपर वाला बॉडी को तो शर्मा जाएगा। शर्माना समझते हैं ना? हाँ, साइड होके एकदम मुड़ जाएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली उसको सेंसर लगा हुआ है, तो सारा का सारा उसमें डिवाइसेस लगा हुआ है, तो सारा माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम पे है। आगे बढ़िए। ठीक है, वैसे देखिए उसी का नाम यहाँ लिखा है, माइक्रो कंट्रोलर पार्ट ऑफ डिजिटल कैमराज, वीडियो कैमकोडर्स, सीडी डीवीडीज प्लेयर, वॉशिंग मशीन्स, ओवंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर द, ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंट्रोलर ऑल्सो माइक्रो कंट्रोलर ऑल्सो यूज इन टेस्ट मेजरमेंट इक्विपमेंट लाइक मल्टीमीटर्स में होता है। सही है एकदम। कहाँ यूज होता है? मल्टीमीटर्स में होता है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर्स में होता है, ऑसिलोस्कोप में होता है। सब लोग देखा है ऑसिलोस्कोप? सब लोग देखा है ऑसिलोस्कोप? अरे सीआरओ नहीं देखा है कोई भी? अरे सीआरओ क्या है? सीआरओ फुल फॉर्म बता दो। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे कैसा दिखता है जी? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप टॉर्च जैसा। देखिए हाथ में टॉर्च पकड़ी है, उतना ही बड़ा रहता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नहीं देखा है? क्या बात करता है तू लोग, ऐसे करेगा तो हम क्या बोलेंगे तुम लोग को?
सीआरओ आज तक नहीं देखा है, चलो कोई बात नहीं। अस्पताल गए हो, नहीं गए हो तो आज एक्सीडेंट करा लो, जाओ अस्पताल एक बार, जाओ एक बार, हम जरूर जाना चाहिए। जैसे आप जाइएगा, अगर एक्सीडेंट ज्यादा हो गया है आपका तो हाथ पैर इधर बांध देगा, बांधेगा नहीं से सुता देगा, और अन्य 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 कुछ कुछ जोड़ देगा और ऊपर एक टीवी लगा देगा। हाँ जी, हाँ टीवी में कुछ रहेगा, पी पी, नीचे अपना पल्स बीट आते रहेगा, आएगा ना। तो वो जो टीवी है, वो टीवी जो दिख रहा है ना, वो सीआरओ है। क्या है? सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हम लोग किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट, ट्रेस दिखाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि उस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं या विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों में एसी आ रहा है, क्या आ रहा है? एसी। तो हम लोग को टीचर जो है बचपन में इसे पढ़ा दिए थे कि देखो जी साइनोसॉइडल बना लेना, है ना। हाँ जी, ठीक, ओके। यहाँ पर एक और बात बोलेंगे, बुरा लगेगा आपको। खान सर बोले थे एसी ऐसे ही से चलता है, ठीक है, हम पढ़ा रहे थे एसीडीसी, हमको समझ में आ गया कि चलो ठीक है, एसी ऐसे ऐसे नहीं चलता है, डायरेक्शन चेंज होता है, एक बार इधर मूव करता है और एक बार इधर मूव करता है, डायरेक्शन बार बार बदलता है। लेकिन वो बोल रहे थे तार में ऐसे ही से चलता है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, वहाँ वहाँ ठीक है, क्योंकि वो आर्ट्स वाले को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ तक उतना ही नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ पर अब हम जाएंगे तो हमारा फिर बर्बादी कर देगा सब, ठीक है। बोले भाई कौन आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। हाँ बंद कर दिया था, एक सर थे फिजिक्स वाले, उनको, हाँ ठीक है, एकदम पूरी तरीके से करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन एक हाँ आदत गलत है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और छोटी सी गलती है उसके ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा देखते हैं अब बहुत बड़ा हो गए हैं तो उसके सामने ये छोटे से लोग हैं, हम भी छोटे, हम छोटा क्या, हम दालू बालू भी नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके सामने बोलेगा तो फिर ठीक है, इसलिए चलो ठीक है, जिस दिन समझ में आएगा पता चलेगा। एग्जैक्टली तो आते हैं, तो सीआरओ जो टीबी है ना, अस्पताल में लगा रहता है वो, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, हम लोग जो सीआरओ देख रहे हैं, ये सीआरओ ठीक है, किसी भी सिग्नल को, जैसे हम लोग हार्ट बीट, हाँ, सांस ले रहे हैं तो हमारा सांस का जो ग्राफ होगा वो उसमें रिप्रेजेंट होकर दिखेगा। उसी तरीके से हमारे घर में एसी सिग्नल या हमारे घरों में डीसी सिग्नल, जो भी सिग्नल्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए टीबी जैसा होता है, ठीक। तो बाहर का उसका आकृति चतुर्भुजाकार होगा, आयताकार होगा, जैसा भी हो सकता है, क्यूबाइड शेप में हो सकता है। लेकिन जो तुम बोली एकदम सही है, इसके अंदर सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलो, सीआरटी, क्या सीआरटी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर सबसे मुख्य एलिमेंट होता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। जो ट्यूब इस टाइप के स्ट्रक्चर का होता है, आपको मेजरमेंट वाले सर थोड़ा मोड़ा बताए थे, ठीक है, जिसमें कि आपको बताए थे यहाँ 3 गो एनोड होते हैं, हाँ याद आ रहा है, इलेक्ट्रोड होते हैं, और ठीक एक्वाडाग होता है, यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है, सब याद आ रहा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गन होता है, पढ़ा होगा तुम लोग। खैर छोड़ा, मेजरमेंट हम नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हम आपको खाली इंडिकेट कर दिए कि जानना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकल में हैं इसलिए। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं। मल्टीमीटर से ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर, ये भी नहीं देखा है तुम लोग, ठीक है। फंक्शन जनरेटर, हमारा जो है इस सिग्नल जा रहा है उसका फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली हमें पता करना है, नेचर क्या है, ठीक है, किस फंक्शन पे काम करेगा। जैसे एक्स ऑफ टी बराबर, ठीक है, Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। तो ये फंक्शन हुआ एक प्रकार का, फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ रहा है, इसे फंक्शन जनरेटर कहते हैं, जो कि एक डिवाइस होता है, ये भी उसी टीबी जैसा दिखता है। यू कैन फाइंड माइक्रो कंट्रोलर नियर यू, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी आप माइक्रो कंट्रोलर देखते हैं, प्रिंटर्स में भी देखते हैं, राउटर्स में देखते हैं, मोडेम्स में देखते हैं, कीबोर्ड्स में देखते हैं, बहुत जगह, हर लगभग हर प्लेसेस पे माइक्रो कंट्रोलर आ गया है, ठीक। आजकल ऐसा ऐसा कीबोर्ड आ गया है जो अपने आप लाइट जलता है, अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है, अपने आप हम लोगों को बताता है कि कौन सा की दबाना है, कौन सा की नहीं दबाना है, सब कुछ एकदम आजकल तो इतना आसान हो गया है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। चलिए आते हैं, इधर से निकलते हैं आगे। Above definition of the microcontroller might seem complicated or confusing to newbies of electronics embedded system, but the concept will become clear we move forward। ठीक है, कह रहा है कि ऊपर का जो परिभाषा मैंने दिया था वो नए नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने हर पॉइंट्स को समझा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का बच्चा होगा, ठीक है, उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं, कहता है राइज। First we will see rise of microcontroller where you can find how the development of microcontroller took place। इस पैराग्राफ को, मतलब उसी बात को जो हिंदी में हम बोलेंगे, अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट है। अब चलिए, हम लोग माइक्रो कंट्रोलर पढ़ लिए हैं, अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर का विकास कैसे हुआ। विकास समझते हैं, जब इस दुनिया में माइक्रो कंट्रोलर आया होगा किसी आदमी या किसी कंपनी के द्वारा, तो उसके बाद शुरू किया होगा उसका आगे का प्रोसेस।
यानी उससे अच्छा माइक्रो कंट्रोलर बना होगा, फिर उससे अच्छा माइक्रो कंट्रोलर बना होगा, फिर उससे अच्छा माइक्रो कंट्रोलर बना होगा, तो उसी को कहते हैं डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट हुआ माइक्रो कंट्रोलर का वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चले ठीक, तो राइज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। अगर एग्जाम में हाँ, तो ये जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है और इसी ब्लॉक डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम। आर्किटेक्चर अलग है, पहले क्लियर बोल रहे हैं, आगे पढ़ते पढ़ते आर्किटेक्चर भी आएगा और ब्लॉक डायग्राम भी आएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें ये मेन बस है, और आज के बाद माइक्रो कंट्रोलर का अगर आए ना ब्लॉक डायग्राम तो आप यही बनाएंगे। अभी तक मैंने एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक से सुनिएगा। मैं पढ़ा रहा हूं माइक्रो कंट्रोलर, क्या? हाँ, एक होगा माइक्रो कंट्रोलर 8051, माइक्रो कंट्रोलर 80। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, बस ये बना के आ जाना है। मैं तो कुछ नहीं बोला कौन सा माइक्रो कंट्रोलर, हमें तो सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम बोला है, हम यही बना के आएंगे। ठीक, अगर मेंशन करता है 8051 का ब्लॉक डायग्राम बनाओ तो थोड़ा इंतजार कीजिए, नीचे के कुछ चैप्टरों में नीचे के आगे जाने के बाद हम उसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ज्यादा बड़ा है। चलें, तो आइए ब्लॉक डायग्राम पे बात कीजिए। क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लगता है माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा ज्यादा चीज इसमें पाया जाता है ना? अभी इसके पहले एक ब्लॉक डायग्राम पढ़े, क्या नाम था? माइक्रो कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर पढ़े थे हम लोग। हाँ, माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे, लेकिन अब किसका पढ़ रहे हैं अभी? माइक्रो कंट्रोलर। हाँ सर, चलिए ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर में बस लाइन दिख रहा होगा आपको, इस सारा का सारा मेन बस है, ब्लैक कलर वाला बस कहलाता है। और इसमें मुख्यतः कौन कौन से लोग हैं? डैक, एडीसी, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, आज ही पढ़े हैं, डैक और एडीसी होता है। ठीक है, इंटरप्ट्स, मेमोरी, आईओ पोर्ट्स, सीपीयू, टाइमर काउंटर, सब एक एक चिपुआ में अंदर में रहता है। एगो चिप है इतना बड़ा, उसी में एक कोना में सीपीयू बना दिया होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हो, एक में उसी में कहीं पर मेमोरी का स्थान दे दिया होगा, उसी में कहीं आईओ पोर्ट, कहीं इंटरप्ट, कहीं सीरियल कम्युनिकेशन, डैक, एडीसी, टाइमर एंड काउंटर, इस तरीके से थोड़ा छोटा छोटा भाग उसमें दे दिया गया होगा और सबको मिला करके एक चिप बना कर दिया गया होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कंट्रोलर। चलें आगे बढ़े। अब इसमें बहुत बड़ा नहीं है, अब जो बात लिखे हैं उसी को हिंदी कर देते हैं। फ्रॉम एबव इमेज, ऊपर के फोटो से यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इसमें 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, 3 मुख्य भाग कौन कौन है? पहला भाग कौन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा है? दूसरा कौन है? मेमोरी यूनिट। और तीसरा कौन है? आईओ पोर्ट। देखिएगा वो जो रेड कलर का दिख रहा है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अलग होता है उसका काम। मेमोरी यूनिट यहाँ पर है और बाकी सब को हम लोग आईओ पोर्ट यूनिट कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बनाने के लिए 3 हम लोग मुख्यतः उसके भाग कर दिए, आईओ, मेमोरी और सीपीयू। इट डजंट मीट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अदर कंपोनेंट आर नॉट लेस इंपॉर्टेंस, मतलब दूसरे कंपोनेंट इससे कम है, मतलब इसका नाम नहीं लिया हम, ऐसा मत सोच लिएगा। एडीसी का नाम नहीं ना लिए, डैक का नाम यहाँ नहीं ना लिखे हैं, तीनों को ना लिखे हैं, ये मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब कह रहा है कि डैक एडीसी नहीं भी रहेगा तो माइक्रो कंट्रोलर इतना में अपना जैसे तैसे काम खत्म कर लेगा। ठीक है, लेकिन इन लोगों के आने से ये रिलायबल हो जाता है और इजी वे में काम करता है। इसलिए बोला कि इसका मतलब नहीं है कि बाकी कंपोनेंट मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, बट दीज कैन बी कंसिडर्ड एज ए सपोर्टिंग डिवाइसेस। मतलब ये जो 3 है, इससे 3 से माइक्रो कंट्रोलर तो बन गया, लेकिन इसके अलावे जो और मेरे पास पोर्ट्स है, मेमोरी है, या फिर और भी सीपीयूज है और पोर्ट्स है, इसके साथ जो कनेक्टेड और भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, वो आपके सपोर्टिंग डिवाइसेस के रूप में यूज होता है। कैसा डिवाइसेस? सपोर्टिंग डिवाइसेस। आइए, वी विल नाउ सी ईच ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर मेंशन इन द अबव स्ट्रक्चर। हम लोग ऊपर में जो फोटो देखे हैं वो बेसिक माइक्रो कंट्रोलर का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और यही इसी को बनाना भी है। उसमें सबसे पहला पार्ट कौन है? सीपीयू। पढ़ लीजिए, हम इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब तो अपने से ही पढ़ सकते हैं। बचपन में बहुत बार एक के लेनवा को पढ़े थे। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर का पूरा प्रोग्राम इसी के दिमाग में भर दिया जाता है। प्रोग्राम जी, सारा प्रोग्राम सीपीयू के पास है, सारा प्रोग्राम सीपीयू के पास है। इट कंसिस्ट ऑफ एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एंड द कंट्रोल यूनिट भी होता है। ये दोनों सेक्शन ये सीपीयू अपने पास रखता है।
A CPU reads, decodes and execute instruction to perform arithmetic, logic and data transfer operation. जो CPU होता है रीड करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। तीन सबको एकदम रट जाओ, कभी भी माइक्रो प्रोसेसर में यही होता है, कभी भी माइक्रो प्रोसेसर में यही होता है। आइए, तो यहाँ पर हमने बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर था। बीच में कुछ बातें हो रही थी, गैप हो गया होगा, जो वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब समझ लेना कहाँ से स्टार्ट किया पता नहीं चला, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ यहाँ से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन है, ठीक है। सीपीयू जो है क्या करता है, रीड करता है, डिकोड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है। तीन काम करता है। रीड मतलब इनपुट डेटा से डेटा मांगेगा, उसको फिर डिकोड करेगा, कौन सी भाषा में क्या है भाई, बाइनरी में बदलो, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फाइनली डेटा को आउटपुट में देगा भी, सारा कुछ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अर्थमेटिक, लॉजिक एंड डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, सारा का सारा काम इसी सीपीयू के पास है। यानी सीपीयू के पास पूरा दिमाग है, ठीक। दिमाग सही है, सब कुछ सही है, ठीक, एकदम एग्जैक्टली। दूसरा पार्ट मेमोरी है। मेमोरी पार्ट, ठीक है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। बोलता है भाई तुम कुछ करो, हमारे पास ला के रख दो, ठीक है, हम सुरक्षित इसको अपने पास हमेशा के लिए रखे रहेंगे, जब तुम कहोगे फिर देंगे, जब कहोगे रख लेंगे, ठीक। एनी कंप्यूटेशन सिस्टम रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बारे में 5 मिनट का लेक्चर आप सुन लीजिए। प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी होता क्या है। जब कोई सिस्टम हम लोग बनाते हैं तो सिस्टम को चलाने के लिए नेसेसरी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर पहले ही बना दिया जाता है। क्या बोले, नेसेसरी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। जब आप जन्म लिए होंगे, एग्जैक्टली हम लोग एक मशीन है और हम लोग के दिमाग में एक प्रोसेसर है, भगवान ने प्रोसेसर बना के दिया है। तो भगवान एक कंपनी हुआ, मान के भगवान को कंपनी मान लो, और आप एक मशीन है, प्रोसेसर बन के निकले हैं, और भगवान ने कुछ प्रोग्राम आपके दिमाग में पहले ही फिट करके भेजा है, कैसे देखना है। बच्चा जन्म लेता है तो आंख से मिटाते रहता है, उसको थोड़ी बहुत आएगा आंख खोलोगे तो दिखेगा, ऐसा तो नहीं है। उसको देखने का प्रोग्राम उसके दिमाग में सेट है, कान से सुनने का प्रोग्राम सेट है, ठीक है, या फिर खाना खाने का प्रोग्राम सेट है। एग्जैक्टली कुछ चीजें, ठीक है, भगवान पहले से ही उसके दिमाग में सेट करके देता है। तो उसके दिमाग में इन सब बातों का जो ज्ञान होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम मेमोरी। उसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर में अगर हमें किसी मशीन को चलाना है तो उसको चलाने के लिए हमें नेसेसरी सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे ये मोबाइल फोन खरीदते हैं, करेक्ट, ये मोबाइल फोन, ठीक है, किसी एक कंपनी XYZ कंपनी ने बनाई है। अभी XYZ कंपनी जो है अपना कुछ नेसेसरी सॉफ्टवेयर इसको चलाने के लिए दी है, वो इसके लिए प्रोग्राम मेमोरी हुआ। क्या हुआ, यस, ठीक। अब आइए, अब इसको तुम और अपने तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, तुम बोलते हो भाई इसमें कुछ मेमोरी डालो, हम वो कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, हम भी कुछ चीजें डालेंगे और इसको अच्छा से चलाएंगे, ठीक। तो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और वो डेटा मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है, यस, करेक्ट, ठीक है। तो आपके पास एक प्रोग्राम मेमोरी हुआ और एक कौन सा मेमोरी हुआ, डेटा मेमोरी। हर जगह ये दोनों मेमोरी अवेलेबल होता है, इसके बिना मुश्किल है आपका काम करना, ठीक। तो प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी को डिटेल और आगे पढ़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं, खैर आते जाता है इसलिए बीच में मैंने बोला। प्रोग्राम मेमोरी, देखिए क्या लिखा, प्रोग्राम मेमोरी एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम लिखा गया है, कंटेन द प्रोग्राम रखता है, द इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट द सीपीयू। ये ऐसा है जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू के द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। डाटा मेमोरी ऑन द अदर हैंड, जिसमें दूसरे हाथों में डाटा मेमोरी हम पढ़ रहे हैं, इट रिक्वायर्ड स्टोर टेम्पोररी डेटा व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करते समय डेटा, बीच में अगर कभी डेटा आ गया, जैसे दू जोड़ दू प्लस 2 -5 × 6, ठीक है, डिवाइड बाय, ऐसा बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया, तो आप किसी एक का डेफिनेशन मतलब ऑपरेशन करते हैं, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट को स्टोर करके इस डेटा मेमोरी में रखे, फिर वहां से रिजल्ट आया, फिर उसके साथ जोड़ का काम किए, फिर नया रिजल्ट आया, उसके साथ घटाव का काम किए, फाइनली लास्ट में रिजल्ट दिए, मेन रिजल्ट। तो ये सारा काम जो बीच का इंटरमीडिएट डेटा होता है, वहां पर हम लोग जो है डेटा मेमोरी का प्रयोग करते हैं बीच के डेटा को स्टोर करने के लिए। हाँ, ये साफ साफ लिखा है, प्रोग्राम मेमोरी इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम होता है। क्या होता है, हाँ, उसमें हम लोग उस डेटा उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। रोम के अंदर प्रोग्राम डाल दिया जाता है और उसको आपने, जैसे मोबाइल को रीसेट करोगे, करेक्ट, तो तुम्हारे द्वारा डाला गया डेटा डिलीट होगा, कंपनी के द्वारा डाला गया डेटा डिलीट, तुम कहोगे ना ये ओप्पो है, अरे इसको ना सैमसंग बना देते हैं, नहीं पॉसिबल है, ठीक, तुम्हारे द्वारा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी इसको तुम रीसेट भी करोगे तो कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम मेमोरी है रोम में सेट है, डिलीट नहीं किया जा सकता है, रोम का डेटा डिलीट
नहीं किया जा सकता है। यस, रोम का डेटा एक बार गया तो उसी में रह जाएगा। ठीक, ओके। और जो डेटा मेमोरी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है या हार्ड डिस्क होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी समझते हैं? हाँ जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलते हैं आप इसको। ठीक, जितना ज्यादा रैम उतना ज्यादा फास्ट वर्क होता है, रैम। ठीक, डाटा मेमोरी समटाइम्स कॉल्ड एज रीड राइट मेमोरी। इसे रीड राइट मेमोरी भी आगे चल के नाम देंगे। रीड राइट मतलब लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। हम जब चाहेंगे उसमें से डेटा ले भी सकते हैं, जब चाहेंगे उसमें डेटा दे भी सकते हैं। हाँ, चौथा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट इसका आईओ पोर्ट्स है। आईओ पोर्ट्स का मतलब, अब देखिए माइक्रो कंट्रोलर तो हम लोग आईओ पोर्ट्स नाम दे रहे हैं। आईओ पोर्ट्स का मतलब बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ेंगे। माइक्रो कंट्रोलर काम करेगा ठीक है, बट भाई उसका हाथ पैर जोड़िएगा तब तो काम करेगा। ठीक है, वो वर्क करके किसको देगा, कहां देगा, क्या करेगा? इसे जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर हम बना रहे हैं। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम डाल दिए, देखो लाल बत्ती जलाओ जी, पीला बत्ती जलाओ जी, 5 मिनट के बाद हरा बत्ती जला देना। तो हम उसको जो समय दे रहे हैं वो उसके लिए बत्ती चाहिए कि नहीं चाहिए? बत्ती का मतलब एलईडी, बत्ती का मतलब एलईडी, एलईडी का मतलब आउटपुट डिवाइसेस। क्या? यस करेक्ट, वो आउटपुट डिवाइसेस है। ऐसे हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहां जोड़े जाएं? तो माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट और आउटपुट पोर्ट में। तो हम आपको जब माइक्रो कंट्रोलर 8051 पढ़ाएंगे, उसका पिन डायग्राम 40 को बताएंगे, उस समय हम पोर्ट सिखाएंगे। बहुत बार पोर्ट शब्द आने वाला है। पोर्ट इतना बार आएगा कि आप पोर्ट से मतलब बोलिएगा आप पोर्ट नहीं हमको पढ़ना है, बहुत बार आने वाला है। इसलिए पोर्ट से नाता रिश्ता जोड़ लीजिए। इनपुट डिवाइस लाइक स्विचेस, बहुत सारा स्विचेस होंगे, कीपैड्स एक्सेट्रा प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर टू सीपीयू, जो सीपीयू को इंफॉर्मेशन देने का काम करता है बाइनरी डेटा के फॉर्म में। द सीपीयू अपॉन रिसीविंग दिस डेटा, जो सीपीयू जो कीबोर्ड से डेटा लेता है, इनपुट डिवाइसेस एग्जीक्यूट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, मतलब उसको एग्जीक्यूट करता है, जो इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा होगा उसमें उसके द्वारा उसको लागू करवाता है। एंड गिव्स रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मतलब आंसर देता है। लो भाई आंसर थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा देता है, जैसे एलईडीज, ठीक, जैसे डिस्प्लेज, जैसे प्रिंटर। ठीक है, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस में आपको आंसर्स मिलने लगा। अब यहाँ से हमें प्रिंट करना है, टिप टप कीबोर्ड से किए। ठीक है, सीपीयू हमारे माइक्रो प्रोसेसर में है, इसमें है, वो उस इंफॉर्मेशन देगा कि प्रिंटर को, प्रिंटर तुरंत प्रिंट करके निकाल के दे देगा। तो एग्जैक्टली सारी चीजें, ठीक है, एकदम तीनों के तीनों मिक्स होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, और इसमें मेमोरी का यूज नहीं हुआ। वो डेटा को अगर सेव कर लोगे तो मेमोरी भी यूज होने लगेगा। ठीक, अब आता है बस। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज अ बस, बट रियली डिस्कस इन द सिस्टम बस। इसे हम लोग सिस्टम बस में पढ़ चुके हैं, सही है ना? हाँ, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। कितने तरह के बस होते हैं यहाँ लिख सकते हो बस इसके अंदर। हाँ, किसी भी दुनिया के माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम में 3 तरह के बस होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, और ऐसा नहीं कि सर इसमें कुछ नया बस आ जाएगा, ऐसा नहीं। 3 ही बस ही होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। यस एग्जैक्टली, ए सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्शंस कनेक्टिंग वायर्स दैट सीपीयू अनदर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक मेमोरी, आईओ पोर्ट्स एंड अदर सपोर्टिंग कंपोनेंट्स। इससे एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये तार का कनेक्शन होता है जिससे हम लोग डेटा, डिजिटल डेटा को, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं। एक और आ रहा है टाइमर एंड काउंटर, सुनिएगा। माइक्रो कंट्रोलर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। जब माइक्रो प्रोसेसर का खोज हुआ था 80-86 का, उस समय, ठीक है, टाइमर और काउंटर का कोई जिक्र नहीं था। सर टाइमर और काउंटर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर हर काम कर लेता था, लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर से आप पूछिएगा ना कि कितना देर में किया, कोई जवाब नहीं था। ठीक है, कितना तुम इंस्ट्रक्शन लिया, नहीं, कोई जवाब नहीं है। यानी कि उसके पास समय को गिनने का कोई मशीन नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था। तो जो माइक्रो कंट्रोलर बना रहा था वो टाइमर और काउंटर डिजाइन किया। काउंटर तो आप पढ़ के आए हैं, कहां पढ़ के आए हैं? तो डिजिटल में पढ़ के आए हैं, याद आया? हाँ जी, जैसे घड़ी आप पहनते हैं, डिजिटल घड़ी, तो आप देखते होंगे कि घड़ी बज रहा है, घड़ी में बज रहा है मतलब 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 11 बजने के बाद 12 कहाँ बजता है जी? 11:59, उसके बाद 1 बज जाता है, हाँ, 0-0 हो जाता है। आखिर 0-0 कैसे हुआ? 11 के बाद 12 आना चाहिए, 12 के बाद 13 आना चाहिए, 13 के बाद उससे गिनती बढ़ते रहना चाहिए। आखिर वो 11 के बाद 0-0 कैसे हो गया? मतलब वहां हमें मॉड 10 काउंटर लगाना पड़ा होगा। कहाँ? मॉड 10, ठीक है, मॉड 11 काउंटर लगाना पड़ेगा। 0 से लेके 11 तक जाएगा, ठीक है, और 12 नहीं जाएगा। ठीक है, तो हाँ, मॉड काउंटर लगा के आराम से बना सकते हैं। वहां काउंटर, वही काउंटर का मतलब गिनने वाला कोई भी चीज, ठीक है। तो सर्किट्स, तो इसके अंदर गिनने वाला सर्किट्स बनाया गया है, डाला गया है। ये एडिशनल है, माइक्रो प्रोसेसर्स में टाइमर काउंटर नहीं बनाए गए थे,
ठीक है, आजकल बनाया जा रहा है, आजकल डाला जा रहा है, लेकिन उस समय जिस समय हम माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं उस समय का आप बात कह रहे हैं कि टाइमर एंड काउंटर इसके अंदर था। टाइमर मतलब समय निश्चित करना। जैसे आज भारती सर आप कितना स्टेप चले, ठीक है, और उतना चलने में कितना समय लगा, तो कितना स्टेप चले वो काउंटर बताएगा और कितना समय लगा वो टाइमर बताएगा। ये सारा कैलकुलेशंस मतलब माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन काम हुआ, कितना देर में हुआ, कौन काम कितना देर में हुआ, टोटल काम कितना देर में हुआ, ठीक है, सारा का जानकारी टाइमर और काउंटर के पास होता है। समय से रिलेटेड सारा चीज टाइमर एंड काउंटर के पास होगा। करेक्ट? हाँ ठीक है, देखिए आगे पढ़ देते हैं इसका। One of the most important component of microcontroller are timer and counter. They ये प्रोवाइड करते हैं operations of time delays and counting external events. External events माने घटना जितनी भी चीजें हो चुकी उसको घटना बोलेंगे, जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसको घटना बोलेंगे। तो जितने भी एक्सटर्नल इवेंट्स होंगे उसको गिनेगा, कई गो प्रोग्राम किए, कितना इंस्ट्रक्शन यूज किए, कितना देर लग रहा है, सारे एक्सटर्नल इवेंट्स में आएंगे और उसको गिनेगा। एडिशनली और भी टाइमर एंड काउंटर कैन प्रोवाइड फंक्शन जनरेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, क्लॉक कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब किसको कितना क्लॉक देना है, मॉड्यूलेशन तो नहीं जानते हैं आप, पल्स विड्थ PWM अगर आप जानिएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कितना कैसा सिग्नल चाहिए उसको, ठीक है। फंक्शन जनरेटर किस तरह का फंक्शन सिग्नल चाहिए। क्लॉक कंट्रोल समझते हैं, इसको मैं समझा सकता हूँ। क्लॉक कंट्रोल का मतलब जैसे आपको याद है माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते समय हम लोग X1 और X2 पढ़े थे। हाँ वो क्या आता है, क्लॉक जनरेटर सिग्नल, क्लॉक, यस करेक्ट, क्लॉक जनरेटर था। वो 3 से 5 मेगाहर्ट्ज सिग्नल बना के छोड़ देता था, यस छोड़ देता था, ठीक है, 3 से 5। अब हमको बगल का एक डिवाइस है माइक्रो प्रोसेसर में, वो बोल रहा है हमको थोड़ा क्लॉक दो तब हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, तो उसको कितना क्लॉक देना है तो वो डिसाइड ये करेगा, ठीक है। टाइमर एंड काउंटर कितना क्लॉक देना है वो डिसाइड, टाइम कितना क्लॉक देना है, कितना स्पीड में क्लॉक देना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है, ये सारा डिसाइड ये लोग के पास होता है। यही बात बोल रहा है कि और भी ढेर सारे इसके साथ डिवाइसेस जुड़े होते हैं जो टाइमर एंड काउंटर, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नहीं नहीं पहले नहीं था, अभी भी नहीं है। जैसे माइक्रो अभी है, अभी वाला में माइक्रो प्रोसेसर में है, तो पहले सिर्फ काम करता था क्लॉक आउट, याद आया, याद आया, माइक्रो प्रोसेसर में एक पिन था क्लॉक आउट, उससे हम लोग जोड़ते थे। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक कंट्रोल है, ठीक है, और इसके द्वारा क्लॉक को कंट्रोल किया जाता है, ठीक। सीरियल पोर्ट याद आ, चलिए सीरियल पोर्ट, ठीक है, सीरियल पोर्ट, इंटरप्ट, और कौन कौन बच गया, ADC और डैक, ठीक है। एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ये सारे थ्योरेटिकल हैं, मैं फिर भी पढ़ूंगा, मेरा काम है अभी तो पढ़ना एकदम एक एक करके, और सब टॉपिक धीरे धीरे क्लियर किए। सीरियल पोर्ट ये एक ऐसा पोर्ट है जिसमें डेटा जो है सीरियली जाएगा। सीरियली मतलब हाँ भाई तुम चलो तेरे पीछे हम चले, ठीक है, तू चल मैं आया, क्या बोलते हैं, हाँ जी, तू चल मैं आया, फिर उसके पीछे वाला तू चल मैं आया, तो एग्जैक्टली एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चींटियों की कतार की तरह डेटा ट्रांसफर होगा, इसे सीरियल पोर्ट कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर टू कम्युनिकेट विथ, ठीक है, अदर डिवाइसेस एंड पेरिफेरल, ठीक। सीरियल पोर्ट proves such an interface through the serial communication. Most common serial communication implementation in microcontroller is ERT. ठीक, सुनिए इतना सारा बोल दिए सर, कुछ समझ में तो नहीं आया। माइक्रो कंट्रोलर में सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डेटा लेन देन के लिए सीरियल कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन, एकदम बहुत आसान होता है, इससे डेटा लेना और देना बहुत इजी हो जाता है। पैरेलल कम्युनिकेशन में, ठीक है, कनेक्शंस बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। कल हम बता रहे थे पैरेलल, मान लो कि 4 बिट एक साथ भेजना है तो कै को तार लगाना पड़ेगा, 4 तार, ठीक है। अब चारों तार को खोसना पड़ेगा, उसके लिए जगह ज्यादा चाहिए, नहीं हम सीरियल पोर्ट लगाएंगे। लो ना भाई, सीरियल पोर्ट कल ही दिखा रहे थे, ये वाला तार जो आपके सामने USB केबल है, और ये USB केबल जो आपके सामने दिखता है, ये एकदम बस एगो छोटा सा तार लगा दिए, चाहे हमको मोबाइल से डेटा लेना है, चाहे कहीं और से डेटा लेना है, बस एगो तार से काम हो रहा है, ठीक है। और छोटा सा पोर्ट चाहिए, थोड़ा छोटा सा जगह चाहिए, आराम से डेटा का ट्रांसफरिंग होगा, करेक्ट, यानी सीरियल पोर्ट। और इसके कारण जो डिवाइसेस उसमें अंदर वर्क करता है उसका नाम रखा गया अर्ट। क्या है, चलिए मैं फुल फॉर्म बताता हूं अर्ट का। अर्ट क्या है, आओ जी, अर्ट का फुल फॉर्म सुन लीजिएगा, UART, अर्ट, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल, क्या है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, रिसीवर ट्रांसमीटर,
ठीक है, यस, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ये देखो ना, एसिंक्रोनस पढ़ाएंगे आगे चल के, अब मिलेगा भी। एसिंक्रोनस मशीन तो लोग पढ़ता है, समय के साथ जो मैच नहीं करता है टाइमिंग, एसिंक्रोनस कहलाता है। ठीक है, एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ठीक है, यूनिवर्सल, सबके लिए बराबर, सबके लिए लागू होगा, सबके लिए काम करेगा, रिसीव भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा। ये सीरियल कम्युनिकेशन में यूज होता है। अर्ट पढ़ाएंगे आगे चल के, यूनिट नंबर 5वें में शायद है अर्ट के बारे में जानकारी लेना, वहां पर डिटेल हम पढ़ाएंगे भी और अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। ऐसा नाम जान लीजिए खाली, अर्ट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरप्ट वगैरह। ठीक है, 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। ठीक है, इंटरप्ट तो खत्म ही कर लो ना इसको, क्या कहते हो? 3 गो पॉइंट बचा है, डैक एडीसी। इंटरप्ट क्या है, पढ़े हो? इंटरप्ट कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो उसको रोक देना। ठीक, चलिए, a very important features of microcontroller interrupt and its interrupt handling mechanism। इंटरप्ट एक इंपॉर्टेंट फीचर है और इसका इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक, इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म एक अलग चीज है और इंटरप्ट एक अलग चीज है। इंटरप्ट का मतलब किसी प्रोग्राम को रोकना। दूसरा, इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म का मतलब, मान लीजिए 5 लोग हैं, इंटरप्ट कौन जाएगा इंटरप्ट करने के लिए? जैसे हम लोग क्लास 5 लोग 5 रूम में क्लास चला रहे हैं अभी। ठीक है, ये प्रोग्राम चल रहा है, इसको प्रोग्राम समझिए। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। अभी 4 क्लास को रोकने के लिए हम 4 गो भैया को रखे हुए हैं, 5 गो भैया को रखे हुए हैं। ठीक, 5 भैया, 5 इंटरप्ट है, वो जाकर के क्लास को रोकता है। तो ठीक है, अब जो कंट्रोल यूनिट होगा हमारे कोचिंग का, वो एक भैया को बोलेगा जाओ एक क्लास बंद करके आओ। तो कौन भैया जाएगा क्लास बंद करने के लिए? 5 में से। अभी हम तुम्ही को बोले पानी लेके आओ जी, कौन जाओगे पानी लाने के लिए? ये उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा, ये इसको देखेगा। ठीक है, लड़की लोग भी एक दूसरे को देखते रहेगी, वो शायद वो जाएगी, शायद वो जाएगी। यहाँ पर ये जो हम डिसाइड नहीं हो रहा है, इंटरप्ट चारों को हम काम करने के लिए बोले, लेकिन कौन जाएगा? हाँ, प्रायोरिटी सेट होता है, यानी इसी को नाम दिया था इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो मैंने एक मैकेनिज्म बनाया प्रायोरिटी। क्या बोले भाई, आज के बाद कुछ काम करने बोलेंगे तो तुम जाना। ठीक, इसको बोले प्रायोरिटी। अगर तुम कहीं बिजी रहोगे, ये नहीं रहेगा क्लास में, तब तुम जाना। अरे हाँ जी, फिर तुम नहीं रहेगा तो तुम जाना, फिर तुम जाना। इस तरीके से मैंने प्रायोरिटी बना दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी काम हम देंगे इंटरप्ट रिलेटेड, तो सबसे पहले ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, फिर वो जाएगा, फिर वो जाएगा। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म। और वहीं पर इंटरप्ट का मतलब होता है अभी जाएगा, जो काम इसको दिया गया है वो काम करके आएगा, रोकना है। प्रोग्राम को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रोकना होता है। इंटरप्ट कैन एक्सटर्नल, इंटरनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सब हो सकते हैं। इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट भी हो सकते हैं, इंटरनल इंटरप्ट भी हो सकते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट भी हो सकते हैं। इंटरप्ट पढ़ाते समय हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको, आप चिंता नहीं करें। इंटरप्ट चैप्टर बहुत डिटेल पढ़ना है हमें। आइए, 2 तो और पढ़ना है, एडीसी और डैक। एडीसी का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दुनिया में इसके बिना आज काम ही नहीं चलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं हेलो, ठीक, मेरे मुंह से निकला आवाज, क्या निकला? साउंड सिग्नल। ठीक, अब साउंड सिग्नल हम बोले माइक्रो प्रोसेसर, क्या बोले, समझा? बोला हम मशीन, हम समझेंगे कहां से? हमको बाइनरी में समझ में आता है, आवाज में तो समझ में आता नहीं है। तब हमको याद आया, तब इसको हम कैसे करें? तो पहले माइक ले आओ। क्या? माइक। क्यों? क्योंकि आवाज में बिजली लाना है, आवाज में करंट लाना है जी। छू के देखना तो आवाज में करंट आता है ना? नहीं तो ऐसा होता तो हम बोलते तो भाग जाती, तो लोग करंट लगते रहता। ठीक है, तो आवाज से करंट लगता नहीं है, तो मेरे इस आवाज को ये माइक एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से करंट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वोल्टेज और करंट। ठीक, पढ़िएगा, माइक्रोफोन तरुण सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो माइक्रोफोन का जितना टाइप सुने हो, जो कान में लगाते हो या हेडफोन्स, ठीक है, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं वो सब। तो आइए, ये माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज या करंट। ये इसको वायरलेस सिग्नल में, अगर तार रहता तो तार के द्वारा जाता, और तार नहीं है तो ये हवा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बना करके वाईफाई के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वो वहां जाके डिकोड में गया। कहाँ गया? डिकोड। बोला ठीक है भाई, हम इसको बाइनरी बदलते हैं। बाइनरी बदला तो बोला अच्छा तुम हेलो बोल रहा था, तो बोलना चाहिए ना हेलो बोल रहे हो। हम तो बोल रहे थे हेलो बोल रहे हैं। ठीक है, तब हम जब अपनी भाषा में हेलो बोले, जब उसको बाइनरी में समझ में आया तब बोला तुम हेलो बोल रहा था। एग्जैक्टली तो यही बात हम बताना चाहे कि एनालॉग से डिजिटल सिग्नल, यानी हम जो आवाज निकाल रही है एनालॉग सिग्नल है। क्या? टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करने वाला सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। क्या बोले, सुना जी? टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करने वाला सिग्नल को, यस, डिजिटल सिग्नल। टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेरी नहीं करता है और आपका एकदम डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब समय के साथ टूटा हुआ सिग्नल। क्या?
टूटा हुआ, एक निश्चित अंतराल तक वो सिग्नल देगा, फिर नहीं देगा, फिर देगा, फिर नहीं देगा, फिर नहीं देगा, ऐसे। तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल। डिजिट पे काम करने 1010 पे काम करने वाला सिग्नल डिजिटल सिग्नल होगा। ठीक है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बहुत जरूरी है। हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यहाँ होगा, जैसे मैंने बोला। ठीक है, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं इसको। अभी आप नहीं समझेंगे इस ट्रांसड्यूसर का मतलब, जो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। क्या बोले? कौन डिवाइस? याद रहेगा, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदला। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे इस लैपटॉप में गया। अरे हाँ जी, लैपटॉप में एडीसी लगा होगा। क्या लगा होगा? क्योंकि ये वोल्टेज के फॉर्म में जा रहा है और उसको वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया होगा, बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा। अरे हाँ जी, तब वो एक कंप्यूटर यानी प्रोसेसर को समझ में आया होगा, अच्छा हमारे जो भाई साहब हैं क्या बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो एडीसी का काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। सिमिलरली अब ये सारा काम कर लिया, ठीक। अब इसको बोले कि देखो भाई ये करो, जो भी काम इसको हम दिए होंगे कर लेगा। करने के बाद हम इसको बोले कि मेरा हेलो जो है मेरे दोस्त तक पहुंचाओ। मेरा हेलो तो लिया, लेने के बाद सिग्नल भेज दिया दिल्ली। दिल्ली में भी वैसे ही कंप्यूटर रखा हुआ था, वो कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर लेने के बाद वो बनाया और बोला ठीक है। उसके बाद वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। वो भी यही करेगा। कौन सिग्नल को? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या? साउंड सिग्नल में। साउंड सिग्नल देने वाला डिवाइस था स्पीकर। क्या? कंप्यूटर में जोड़ो स्पीकर, तो अचानक आवाज आएगा हेलो। तो तुम जैसे यहां से हेलो बोलेगी, वहां भी कंप्यूटर रखा होगा, वो सुनेगा हेलो। अरे हाँ जी, तो कैसे हुआ? मेरा हेलो इस कंप्यूटर में गया, यानी यहाँ पर एडीसी लगा था और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से कहां पहुंचा? दिल्ली। दिल्ली के एक लैपटॉप में पहुंचा और वहां भी एक वहां लगा होगा डैक। क्या लगा होगा? डैक का मतलब डिजिटल टू, यस करेक्ट। वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया होगा और एनालॉग सिग्नल को फिर साउंड सिग्नल में कन्वर्ट किया होगा। वहां लगा होगा स्पीकर। क्या लगा होगा? यस, यहां से बोलोगे हेलो, ठीक है मेरी सर कल शादी है आ जाओ, करेक्ट, तो आ जाएगा फिर। ठीक है, एग्जैक्टली इसी कुछ इसी तरह के इंफॉर्मेशन। तो एक दो डिवाइसेस हम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एक डिजिटल टू। बिना इसके आज की दुनिया अधूरी है। ये हर जगह हर डिवाइसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, बिना एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के हम कोई भी डिवाइसेस डिजिटल दुनिया में नहीं थिंक कर सकते हैं। इसके बिना काम ही नहीं होगा, क्योंकि आदमी एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहा है और हम लोग का जो हम लोग मुंह से आवाज निकाल रहे हैं। पढ़ा तो था, जैसे हम लोग ध्वनि पढ़ते थे बचपन में, याद आ रहा है ध्वनि? अरे रुक 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 रुक, हाँ ठीक, हाँ देखो क्या बोल रहे हो, कैसे ट्रांसड्यूसर कैसे बदलता है। अरे माइक का नाम सुना है ना? अभी माइक पढ़ा रहे थे। माइक जैसे हम लोग पढ़ेंगे रिबन माइक्रोफोन चाहे कार्बन माइक्रोफोन, तो होता कुछ नहीं, इसके अंदर ऐसे रहता है, एक पिस्टन रहता है, ठीक है, और इसमें कार्बन का बुरादा लगा रहता है। ठीक है, मेरा बात समझा? इधर रहता है पिस्टन, ये नहीं रहता है, ठीक है, इसमें कार्बन का बुरादा रहता है, ऐसे पिस्टन होता है और यहाँ पर डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम समझते हो? झिल्ली जैसा बना रहता है ऐसे ऐसे, हाँ। अब देखो ये होता है और इसी में से एक तार जोड़ के निकाल दिया जाता है। जब तुम हेलो बोलते हो तो हेलो से मुंह से आवाज से प्रेशर निकलता है। अरे हाँ जी, हेलो बोलना, देखना तो यहाँ से ऐसा लगेगा कि यहाँ से कोई धक्का मार रहा है। ठीक है, धीरे से नहीं होगा, जोर से घर में चिल्लाना, बाथरूम में जाके हेलो, तो देखना यहाँ से लिखेगा कोई हवा बहुत जोर से प्रेशर लग रहा है, तो वो प्रेशर इसमें जाएगा, ये पिस्टन थोड़ा इधर जाएगा, इसी पिस्टन से वर्क डन होगा, वर्क डन, और इसी वर्क डन को हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इसमें कार्बन का बुरादा है, आपस में टकराएगा और वही आपस में टकराने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ये हम लोग पढ़ाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, इतना जानिए कि माइक जो है नॉन इलेक्ट्रिकल यानी साउंड सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, करेक्ट। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है एडीसी के द्वारा, और फिर वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेस हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, फिर वो आउटपुट में जा रहा है, फिर हमारे पास, फिर हम लोग के पास एक डैक लगा रहता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, फिर वहां एक ट्रांसड्यूसर लगा रहता है स्पीकर, जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल बदलता है, वो भी ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का दो डेफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, तो दोनों ट्रांसड्यूसर ही कहलाता है। तो स्पीकर से हम लोग को आवाज सुनाई पड़ता है। चलिए, हाँ तो यहां तक हो गया आपका, माइक तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्या बता रहे थे हम याद नहीं रहा, हमको भूल गए होंगे सर। ठीक है, चलिए, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एक कौन पढ़ रहे थे? डैक। तो दोनों अपने से पढ़िएगा, यहाँ आप बस पढ़ के देखिएगा, कुछ ऐसा नहीं है, जो बातें मैंने बोली उसी बात को ये ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप पर छोड़ रहे हैं, बहुत आसान टॉपिक है। अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ईजी है, क्या एडवांटेज है, अच्छी बातें इसके बारे में बात करेंगे।
फिर हम लोग इसका डिसएडवांटेज भी बात करेंगे, इसकी कुछ खराब बातें भी हैं, ठीक है। जैसे ये कोई स्पेसिफिक टास्क करेगा, हम बहुत सारा काम करवाने बोलेगा नहीं होगा हमसे, एक वो काम करेंगे बस, ठीक है, यही बात है, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा नाम लिख दिए हैं बस। उसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे कुछ फैमिली, माइक्रो कंट्रोलर की कुछ फैमिलीज के बारे में जानेंगे, अगले क्लास का पूरा पार्ट होगा। हमको लगता है एक दिन और बस, 1 घंटा का क्लास है, हम लोग इस यूनिट से बाहर निकल जाएंगे, यूनिट नंबर 2 फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक। यूनिट 1 चल रहा था, यूनिट 2 खत्म हो गया है, यूनिट 3 माइक्रो कंट्रोलर है जो कि छलांग लगाने का समय मेरा आ गया है, ठीक है। हमको लगता है 15-20 भी नहीं जाएगा, फिर भी चलिए ठीक है, अब पढ़ते रहिए जितना दिन होगा। थैंक यू।